मुल्क की अदलिया के लिए शर्म का मुकाम है। एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को तबादले बंद करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा जी वज़ीर आला पंजाब जो है ना तबादलों पर पाबंदी नहीं लगा सकती लाहौर हाई कोर्ट। दूसरी तरफ इनकी ज़मानतें हुई हैं और वज़ीर आला ने उन सबको वन स्टेप प्रमोशन दी है जिनके ऊपर दहशतगर्दी के केस हैं। इस पर तो पेशावर हाई कोर्ट एक्शन नहीं लेगा क्योंकि वो तो प्रो पीटीआई हाई कोर्ट है और अदालतों की सहूलतकारी जारी है। वरना अगर सिर्फ पंजाब में तबादलों पर पाबंदी पर लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला का हुक्म उड़ा दिया है, तो ये वन स्टेप प्रमोशन अदलिया नहीं खत्म कर सकती। लेकिन चूंकि ये पीटीआई ने की है और अदलिया तो पीटीआई के साथ है, पेशावर हाई कोर्ट तो वैसे भी उनका डैन समझा जाता है। तो पेशावर हाई कोर्ट से तो हमने कभी भी गंडापुर के खिलाफ कोई फैसला नहीं देखा। फैसले तो मरियम नवाज के या मुराद अली शाह के खिलाफ आते हैं। कभी गंडापुर के खिलाफ कभी पेशावर हाई कोर्ट से कोई फैसला आया है? मैं समझता हूँ कि अदलिया ने जमानतें ली, वो जज भी कसूरवार हैं। और इस पर पेशावर हाई कोर्ट को गंडापुर को तौहीन अदालत का नोटिस भी देना चाहिए और ये तमाम वन स्टेप प्रमोशन भी खत्म करनी चाहिए, बल्कि इन लोगों के खिलाफ इनको नौकरी से निकालने का बंदोबस्त होना चाहिए कि आप सरकारी मुलाजिम होकर एक सियासी जलसे में कैसे शरीक थे। अब तो साबित हो गया ना कि वो सरकारी मुलाजिम भी हैं और एक सियासी जलसे में शरीक भी हैं। और सरकारी फंड से 10-10 हज़ार रुपए देना, वन स्टेप प्रमोशन देना बाप का माल है। बहरहाल मेरे ख़्याल में इस पर पेशावर हाई कोर्ट में रिट होनी चाहिए और ये सब कुछ पेशावर हाई कोर्ट से अनडू करवाया जाना चाहिए। लेकिन मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है पेशावर हाई कोर्ट से। सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे कि जुल्फिकार बुखारी साहब पर जो तनकीद की गई है इमरान खान साहब की बहन की जानिब से, रुबीना अशरफ की जानिब से, आपको क्या लग रहा है कि अब ये पार्टी में मजीद ब्लॉक बनेंगे? ये एक तरह से तो तजाद है ना पार्टी पॉलिसी को लेकर। देखिए, एक तो वो तहरीक इंसाफ में नहीं है, जो उनकी बहन है ना रुबीना, वो यूनाइटेड नेशंस में काम करती हैं। अगर उस खानदान में कोई लाइक बहन है, तो वो सिर्फ़ रुबीना है। बाकी तो सब हाउसवाइफ्स हैं या वो सिलाई मशीनें बेचने का काम करती हैं, सिलाई मशीनों से पैसे कमाए हैं। अगर किसी ने यूनाइटेड नेशंस में नौकरी की है प्रोफ़ाइल की, तो वो रुबीना ही है, इमरान खान की बहन, जिनका जिनका उस फ़ैमिली में खान सबसे बड़ा स्टेचर है। और उन्होंने कभी सियासत में मुदाखलत भी नहीं की, कभी कोई बयान भी नहीं दिया, वो कभी लाइमलाइट में भी नहीं आईं। लेकिन ये ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप पे उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी पर शदीद तनकीद की। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस चक्कर में जुल्फ़ी बुखारी ने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, चंदा इकट्ठा करने के नाम पे कि मैं लॉबियिस्ट फ़र्म हायर कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो रुबीना साहिबा ने कहा है कि जुल्फ़ी बुखारी एक बहुत माल बना गए हैं तहरीक-ए-इंसाफ से, खान साहब को चांसलर के इलेक्शन का झांसा देकर और उनका ख़्याल है खान साहब को चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। ये रुबीना साहिबा का ख़्याल है जो खान साहब की बड़ी बहन। जी। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि मेरा मतलब है कि इन्होंने खान साहब को मरवा दिया है, नाअहल करा दिया है, बजाए इसके कि इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होता, बेइज़्ज़ती हो गई है और ये बेइज़्ज़ती जो है जुल्फ़ी बुखारी ने कराई है। मेरे ख़्याल में जो रुबीना साहिबा ने कहा है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर पीटीआई यूके ने एहतजाज करना है, तो जाके ऑक्सफोर्ड के बाहर करे जिसने इमरान खान को नाअहल करार दिया है। काज़ी फ़ायज़ ईसा ने तो इमरान खान को नाअहल नहीं करार दिया, वो तो ऑक्सफोर्ड ने करार दिया है, जाके ऑक्सफोर्ड के बाहर एहतजाज करें। लेकिन मेरे ख़्याल में इमरान खान की बहन की जानिब से ये कंसर्न शो करना जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से, उस ख़ानदान में रुबीना की काफ़ी इज़्ज़त है और उनका काफ़ी स्टेचर है और वो कोई अलीमा ख़ान नहीं है, वो रुबीना है और उन्होंने सारी उम्र यूनाइटेड नेशंस में काम किया है। वो सारे खेल को समझती हैं और उन्होंने ठीक एक्सपोज़ किया है कि ये चंदा इकट्ठा करके जो पैसे बनाए गए हैं, उसमें इमरान खान को का नाम की बदनामी हुई है और इमरान खान की काफ़ी तज़यीक हुई है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे जजेस की तादाद को लेकर। सेनेट की कायमा कमेटी में बिल पास हुआ, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अब ये सेनेट में आएगा, तरीक़ाकार यही है कि पहले गवर्नमेंट पेश करती है और गवर्नमेंट जब पेश करती है तो उसके बाद वो कायमा कमेटी को जाता है। कायमा कमेटी से मंज़ूर हो जाए आज ही गया और आज ही कायमा कमेटी से पेश हो गया है। इसका मतलब है कल या मंडे को ये बिल जो है प सेनेट में आ जाएगा और फिर कौमी असेंबली में अगले 2-3 दिन में ये पास हो जाएगा। हुकूमत 17 से जजेस की तादाद 25 करना चाहती है। इसके नतीजे में 8 नए जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाएँगे। वैसे भी जजेस की तादाद में इज़ाफ़ा करना ज़रूरी था क्योंकि अब आपने आइनी बेंचेस बनाने हैं। अगर आप 6, 7, 8 जजेस आइनी बेंचेस में ले जाते हैं तो फिर इधर तो काम करने के लिए 10 जज ही रह जाएँगे। फिर आप कहेंगे
कहेंगे कि ये आम आदमी के मुकदमात नहीं सुने जा रहे, तो मेरे ख्याल में 8 लोगों का आईनी बेंच होगा जिसके लिए, और बाकी 17 लोग आम लोगों के मुकदमात सुनेंगे, फिर एडहॉक जजेस भी होंगे। तो मुझे लगता है कि जजेस की तादाद का जो बिल है कौमी असेंबली से अगले 2 से 3 दिन में सेनेट और कौमी असेंबली से पास हो जाएगा, और नए जजेस की तैनाती जो है वो जुडिशियल कमीशन पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में होनी शुरू भी हो जाएगी। सर, आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे पीआईओ को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि पीआई की निष्कारी में इतने ज़्यादा बिडर्स क्यों नहीं आए? और उसके बाद अब हमने ये भी देखा है कि जो केपी हुकूमत है, उनकी जानिब से इसकी निष्कारी को लेकर इंटरेस्ट शो किया गया है। तो व्हाट्स योर से ऑन इट? वो केपी तो वैसे ही बेचारा कर्ज़ों में डूबा हुआ सूबा है, और उनके पास मेरा मतलब वो खुद कहते हैं हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, तो उन्होंने पीआईए चलानी है। तो एक मज़ाक है ना, एक सूबा वैसे ही मकरूज़ है और वो वफ़ाक के ऊपर डिपेंडेंट है, वफ़ाक से पैसे ना आएँ तो उनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते, उन्होंने पीआईए चला लेनी है। मतलब ड्रामेबाज़ी है ना, आप समझे ना, यहाँ तो सूबा बड़ा सरप्लस हो, सूबे के बड़े असासे हों, सूबे के बैंक में अरबों रुपए पड़े हों, वो एक मालदार और रिच सूबा हो, तो हम कहें जी कि ये सूबा पीआईए चला लेगा। वो जिस सूबे के पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है और तनख्वाहों के पैसे नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, आधा केपी इलाज कराने पंजाब और सिंध जाता है, उसने पीआईए चलानी है। मतलब मज़ाक अपनी जगह है। लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि बिल्डर्स क्यों नहीं आए? मैं समझता हूँ बिल्डर्स इसलिए नहीं आए कि गवर्नमेंट 60% शेयर्स दे रही थी और कोई भी गवर्नमेंट के साथ शराकतदारी करने को तैयार नहीं है। कोई भी प्राइवेट आदमी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने को तैयार नहीं जिसमें हुकूमत 40% की मालिक हो। लिहाजा जब आप पीआईए को 100% फरोख्त करेंगे तो मेरे ख्याल में सीरियस बिडर आएँगे। 60% पर नॉन सीरियस बिडर्स आएँगे, क्योंकि कोई भी सरकार के साथ शराकतदारी करने को तैयार नहीं। सरकार के मसाइल हैं, एक सरकार उसमें सरकार बोर्ड पे सरकारी अफ़सर लगा देगी। वो सरकारी अफ़सर प्राइवेट इन्वेस्टर को तंग करते रहेंगे क्योंकि बोर्ड मेंबर होंगे, 40% शेयर्स होंगे, हर वक़्त कीड़े निकालते रहेंगे, तो कोई भी सरकार के साथ शराकतदारी करने को तैयार नहीं। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में ये 60% शेयर्स बेचने वाला फ़ॉर्मूला ही गलत था। आप 90% बेचें, 100% बेचें। 60% पे कोई नहीं आएगा आपके साथ। अगर कल को 100% की निजकारी होती है, तो फिर मेरे ख़्याल में मुमकिन होगा, क्योंकि जो भी चाहेगा वो एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहेगा, वो सरकार के साथ शराकतदारी नहीं चाहेगा। बाकी ये जो मौजूदा बिडर थे वो सीरियस बिडर नहीं थे, क्योंकि बहरहाल 34 जहाज़ हैं उसके पास, पूरी दुनिया में सेटअप है, लाइसेंसेस हैं, तो 10 बिलियन तो कोई पैसे नहीं थे। वो भी सीरियस बिडर नहीं थे और कोई भी सीरियस बिडर नहीं आया। अब मेरे ख़्याल में नई स्ट्रैटेजी के साथ गवर्नमेंट को आना चाहिए कि हम 100% शेयर्स बेच रहे हैं। जब वो 100% शेयर्स बेचने की तरफ आएँगे तो उन्हें सही कीमत मिल जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।